बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जिनका ताल्लुक़ मेडिकल से है, स्पेशली उनके लिए जो नर्सिंग स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स जो हाउस जॉब कर रहे होते हैं, जो वेंट सीख रहे होते हैं, या वो लोग जो वेंट पे ड्यूटी करते हैं, वेंटिलेटर पेशेंट के साथ डीलिंग होती है, जिनकी जो आईसीयू के अंदर, सीसीयू के अंदर जो इंटेंसिव केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनके लिए ये टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बग़ैर आप वेंट ऑपरेट नहीं कर सकते, आप वेंट की सेटिंग नहीं कर सकते। वेंट वाले पेशेंट को आप नर्सिंग केयर कोई मेडिकल केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो वो टॉपिक है एबीजीज़ लगने में लगता है बहुत सारों को कि मुश्किल है, नहीं समझ आती, इसमें चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, लेकिन इनमें मैंने बहुत ही आसान करके बनाए ये टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आपने इसको समझने, एबीजीज़ को इंटरप्रेट करना, एबीजीज़ को रीड करना हमें आना चाहिए। तो इस एबीजीज़ को रीड करने से पहले हमें एबीजीज़ के अंदर कुछ चीज़ों की नॉर्मल वैल्यूज़ का पता होना चाहिए कि उनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती हैं, नॉर्मल रेंज कितनी होती हैं, क्या होती हैं। तो सबसे पहले उन नॉर्मल वैल्यू में हमें 3 चीज़ें तो मस्ट हमें पता होनी चाहिए। वो कौन सी हैं? सबसे पहले है पीएच। ब्लड की जो पीएच है वो नॉर्मल कितनी होती है? 7.35 टू 7.45। ये आप लोग राइट डाउन कर लें, और ताकि आप लोगों को ये बाद में आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और इससे इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो उसके बाद पार्शियल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी नॉर्मल वैल्यू हमारे पास होती है 35 टू 45। तो इसको याद करने का जो बहुत इजी वे है वो ये है कि आपने जब पीएच आपको याद हो जाती है 7.35 टू 7.45, तो 0.35 टू 0.45, ये जो पॉइंट्स आ गए हैं, यही वाली वैल्यू इस कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू है 35 टू 45। इसके बाद बाई कार्ब की कितना होती है नॉर्मल वैल्यू? 22 मिली इक्वलेंट पर लीटर से 28 मिली इक्वलेंट पर लीटर। ये 22 टू 28 इनकी नॉर्मल रेंज होती है। ये आर्टेरियल ब्लड गैसेस जो एबीजीज़ है, उसके अंदर ये 3 चीज़ों की नॉर्मल रेंज हमें पता होनी चाहिए। एबीजीज़ को इंटरप्रेट करने से पहले हमें इनका पता होना ज़रूरी है। तो हम अभी चलते हैं कि एबीजीज़ को मैंने इजी से इजी वे में समझाने के लिए मैंने उसके 3 स्टेप बनाए हैं। 3 स्टेप आपको सीखने हैं। जब आप ये 3 स्टेप सीख जाते हैं, फिर आपको कोई भी एबीजीज़ किसी तरह की भी आपको दे दी जाए तो आप उसको ईज़िली समझ के बता सकते हैं कि वो उस एबीजीज़ में क्या अबनॉर्मलिटीज़ हैं, उसमें क्या मसला है, तो उसमें किस चीज़ का मसला है और क्या उसका अबनॉर्मलिटीज़ है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको 3 स्टेप समझने हैं कौन कौन से हैं। उसके बाद हम स्टेप वाइज इसको स्टडी करेंगे, समझेंगे। पहला स्टेप है, हमें पता होना चाहिए कि पहले स्टेप में सबसे पहले आपने ये सीखना है कि वो जो एबीजीज़ है वो एसिडोसिस है या अल्कलोसिस को शो कर रही है। जस्ट यही सीखना है बस, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। दूसरे स्टेप में जब हमें ये पता चल जाएगा, फर्स्ट स्टेप में एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है,
तो दूसरे स्टेप में हमने क्या देखना है कि ये देखना है कि वो एसिडोसिस, अगर एसिडोसिस है तो क्या वो मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है। ठीक है, कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। और अगर वो अल्कोलोसिस है तो क्या वो मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस है या रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है। तो ये हमें 2 स्टेप इन चीज़ों से यहाँ से पता चल जाते हैं। तो इन 2 स्टेप के ऊपर मैक्सिमम ये भी चीज़ इन 2 स्टेप के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है। तो 2 स्टेप का आपको पता हो तो आप मैक्सिमम ए बी चीज़ जो है ना आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो तीसरा स्टेप है, ये कुछ ए बी चीज़ ऐसे होती हैं जिनमें हमें मुश्किल लग रही होती है उसको इंटरप्रेट करना, लेकिन उसके लिए हमें ये तीसरा स्टेप समझना ज़रूरी है। जब हम तीसरा स्टेप समझ